नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद सुभी जैन एंड रविंद्र पंचोली जी। हमारी तो टीम है ही है, लेकिन टीम में एक और मज़ेदार आज जुड़े हैं। आपने पहले भी इनको सुना है, दृष्टि जी को, दृष्टि रावल। जी20 गर्ल से आप इनको पहचानते हैं और आपने इनका इनका शो भी देखा होगा। सबसे पहले दृष्टि जी, आपको प्रणाम एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग टुडे। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। आप बड़े हैं मुझसे, आप मुझे प्रणाम मत बोलिए। मैं प्रणाम करती हूँ आप दोनों को। दृष्टि एंड वेलकम रविंद्र जी, बेटा। देखिए नमस्ते। वी आर प्रणाम। प्राउड थैंक यू ऑफ फॉर यू। हैविंग मी। वी आर प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। आई एम ग्रेटफुल। आई एम ग्रेटफुल। दृष्टि जी, लास्ट टाइम बहुत मज़ा आया आपसे बात करके जी20 के ऊपर। जैसे आपने पूरा एक्सप्लेन किया, इट वाज़ रियली जिसको बोलते हैं इनसाइट थी उसकी और वी वर लिविंग दोज़ मोमेंट्स विद यू। बट आज एक मुद्दा बड़ा इम्पोर्टेंट है, लोगों को आप जिनको एक पता बात नहीं है। सुनिए, एक मिनट में डिस्टर्ब करना चाहूंगा। हमारे दर्शकों की ये मांग थी कि दृष्टि शुद्ध हिंदी में बोले। आप अंग्रेजी में मत शुरू होइए ना उसको फोर्स करिए। मैं नहीं शुरू करूँगा एंड हाँ। जिन लोगों को पता नहीं है कि दृष्टि जी एक लॉयर भी हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी एक काम करती हैं और आज इसलिए मुद्दा था इलेक्शंस का, कि इलेक्शंस आ रहे हैं। बहुत लोग अपने घरों से बाहर काम करते हैं, कोई शिफ्ट कर गए, लेकिन वोटर आईडी अभी भी पुराना ही चल रहा है। कुछ एनआरआईज़ भी हैं, जो भारत से बाहर रहते हैं बट वोटिंग करना चाहते हैं, उन्हें नहीं मालूम कि वोटिंग कैसे करनी है। तो ये जो 2 क्वेश्चन्स हैं, एनआरआईज़ वोट कैसे कर सकते हैं? और जो लोग अपने घरों से बाहर रहते हैं, वो देखिए अगर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो वो नॉट लाइक कि वो वापस आएँ और आकर वोटिंग करें। वो अपने जहाँ पर काम कर रहे हैं या नया ज घर जहाँ पे रहना शुरू कर दिया नई सिटी में, वहाँ से वोटिंग कैसे कर सकते हैं? दृष्टि जी, ये प्लीज़ एक्सप्लेन कीजिए। आपके दो प्रश्न हैं जैसा मैं समझी हूँ। पहला प्रश्न ये था कि जो प्रवासी भारतीय हैं वह किस तरह अपने मताधिकार का उपयोग कर सकते हैं आने वाले इलेक्शंस में। दूसरा प्रश्न जो मैं समझी वो यह था कि जो प्रवासी भारतीय नहीं है लेकिन किसी कारणवश अपने निर्वाचन क्षेत्र से बाहर हैं, तो वो कैसे मतदान करेंगे आने वाले चुनाव में। तो पहले प्रश्न का अगर हम थोड़ा उत्तर देने का प्रयास करते हैं, तो ये पहले हम सभी जानते हैं जो स्वाभाविक एक प्रोसीजर है इलेक्शंस जो होते हैं। आप अगर जो हम जनरली समझते हैं वो उसके कुछ क्राइटेरियाज हैं, क्वालिफिकेशंस हैं। पहला तो ये होता है कि आपको 18 वर्ष से ऊपर का होना पड़ेगा मताधिकार का उपयोग करने के लिए। दूसरा जो रहता है कि आपको रजिस्टर करना पड़ेगा एज अ वोटर अपनी जो आपका निर्वाचन क्षेत्र है वहां पर। आजकल क्योंकि डिजिटल इंडिया इतना व्यापक तौर पर अब हम अपने सोसाइटी में उसका अवधारण कर चुके हैं, तो इनफैक्ट यू कैन डू दिस ऑनलाइन। आप इसको ऑनलाइन भी कर सकते हैं। अब गवर्नमेंट की एक वेबसाइट है विच इज जो इसी एक कार्य के लिए पूरी तरह से डेडिकेटेड है। तो ये दो अगर चीजें आप फुलफिल करते हैं इन दो क्राइटेरियाज को, तो आप वोट डाल सकते हैं। जनरली ये हमारी अंडरस्टैंडिंग है। अब क्योंकि प्रवासी भारतीय जो है वो देश में नहीं है, और इस कारण से शायद सोचने में आएगा कि क्योंकि ऑब्वियसली उनका भी जो मताधिकार है वो अमूल्य है, बहुत वैल्यू रखता है। किंतु अनफॉर्चुनेटली अभी जो एक ही प्रोसीजर हम देखते हैं, जो हमारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम है और उसके साथ जो निर्वाचनों का संचालन नियम है, जो कि इस पूरे इलेक्शन को, चुनाव को की जो पृष्ठभूमि है उसको क्लियर करता है, उसके लिए प्रोविजंस प्रोवाइड करता है। वो ये बताता है कि यदि आप प्रवासी भारतीय हैं, आप वोट डाल सकते हैं, लेकिन किन परिस्थितियों में वो मैं अब आपको बताऊंगी। तो पहला तो यही है कि आपको 18 वर्ष से ऊपर होना चाहिए। पहली जनवरी, जो पहली जनवरी की पहली तारीख है, उस दिन को इलेक्शन से पहले आपको 18 वर्ष का पूर्ण हो जाना चाहिए। पहला ये। दूसरा जो 18 वर्ष से होने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, वो ये है कि आपने दूसरे देश की, जहां आप अभी रह रहे हैं, वहां की नागरिकता नहीं ले ली हो।
मतलब आप भारतीय नागरिक होना आपका जरूरी है। तीसरी चीज जो है वो ये है कि आप देखेंगे वेरी मतलब बहुत इजीली अवेलेबल है ऑनलाइन, एक फॉर्म 6A होता है जो प्रवासी भारतीय अपना वोट डालना चाहते हैं, और वह जो है इस फॉर्म को बहुत इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। आप इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जा सकते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे, वहां से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इस फॉर्म को आपको भरकर उस पर अपने पासपोर्ट की जो वैलिड फोटोकॉपी है उसको अटेस्ट करके, और जो आपका परमानेंट मिशन है या तो आपकी कंट्री में या फिर जो आपका दूतावास जिसे हम कहते हैं, भारतीय दूतावास हो गया, वहां पर आपको इसको वेरीफाई कराना होता है। और उसके बाद आप इस फॉर्म को आइदर बाय कुरियर, स्पीड पोस्ट, जिस भी तरीके से फिजिकली आपको ये जो है फॉर्म अपने निर्वाचन क्षेत्र में जो कि भारत में है उसे वहां भेजना पड़ेगा। तो एक मतलब थोड़ा ये टीडियस प्रोसेस लगता है, और इसका पालन आपको लेकिन करना पड़ेगा। और उसके साथ एक और भी क्या बोलेंगे, एक कंडीशन है कि आपको फिजिकली फिर जाकर अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, अपने निर्वाचन क्षेत्र में वोट डालना होगा। तो अभी फिलहाल यही एक तरीका है जिससे जो है प्रवासी भारतीय वो वोट कर सकते हैं। आपका निर्वाचन सूची में नाम जरूर आ जाएगा, आपको वो पूरी प्रोसेस करने के लिए भारत नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन आपको अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए भारत आना पड़ेगा। ये एक लिमिटेशन है। अब सबके ध्यान में आएगा कि ये तो शायद पॉसिबल ना हो, हमारे अपने काम है, सर्कमस्टेंसेस हैं, परिस्थितियां हो सकती हैं कि आप नहीं उस समय ट्रैवल कर पाए। तो ऐसा एक प्रपोजल जरूर जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने दिया हुआ है भारत सरकार को कि जो प्रवासी भारतीय हैं उनको हम इलेक्ट्रॉनिकली जो है इस मताधिकार का उपयोग करने का अवसर दें। ऐसा उन्होंने प्रपोज कर रखा है, काफी समय से रिमाइंडर्स भी दिए हैं। किसी कारणवश वो अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, लेकिन मुझे लगता है आने वाले समय में, क्योंकि हमने देखा है प्रवासी भारतीय कितना महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं काफी सारी सिचुएशंस में, तो उसको देखते हुए आई थिंक आने वाले समय में हम जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अब हम उतने डिजिटली इक्विप्ड भी हैं कि हम इस प्रोसेस को लेकर आए और अच्छी तरीके से उसका निर्वहन कर पाए। अब आप सोचेंगे कि ये इलेक्ट्रॉनिकली कैसे होता होगा, तो अभी फिलहाल आपको जानकर और ये हमारे दूसरे प्रश्न का हिस्सा के उत्तर का भी हिस्सा बनता है। देयर इज दिस सिस्टम कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम, ETBPS इसे कहा जाता है, ETBPS फैसिलिटी, जिसको हम बोलेंगे हिंदी में कहेंगे आपके मतदान सेवा, मतलब हम इसे बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित पोस्टल बैलेट, समझ रहे हैं? सो दिस इज एन इलेक्ट्रॉनिकली फैसिलिटेटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम। तो जब हम दूसरे प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करते हैं तो हम देखते हैं कि दो तरीके से होता है। ऑब्वियसली इसके भी कुछ कंडीशंस हैं, जैसे जो हमारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम है और जो उसके साथ निर्वाचनों का संचालन करने के लिए जो नियम बने हुए हैं वो ये बताते हैं कि किन परिस्थितियों में जो है कोई व्यक्ति अगर अपने निर्वाचन क्षेत्र से बाहर है तो वो किन परिस्थितियों में वोट डाल सकता है। तो उसके लिए पहली बात तो ये है कि कुछ ही लोग हैं जो एलिजिबल हैं इस तरह से अपना मताधिकार का उपयोग करने के लिए। हम देखते हैं मोटे तौर पे कि एक जो है एक उसकी जो कैटेगरी है वो है आपके विशेष मतदाता, जो स्पेशल वोटर्स होते हैं, जैसे जो बहुत क्लासिफाइड पोजीशंस पे काम कर रहे हैं और उनका उस समय मूव कर पाना इज नॉट पॉसिबल। तो फिर उनके लिए या तो इस तरह के मताधिकार मतलब इस तरह के एक पोस्टल बैलेट सिस्टम से वो वोट करते हैं, या फिर वो प्रॉक्सी बैलेट सिस्टम से वोट करते हैं। दूसरा हम देखते हैं जो सेवा नियोजित मतदाता होते हैं, जैसे हमारे डिफेंस पर्सोनल हो गए, सेंट्रल
आर्म जो फोर्सेस है हमारी वो हो गई, जैसे सीआरपीएफ, सीआईएसएफ। उसके अलावा हम देखते हैं जैसे आपके सेवा में और क्या हम इंक्लूड कर सकते हैं, तो उस आईटीबीपी। तरह के, हाँ आईटीबीपी हो गया, मतलब इस तरह के जो सेवा क्षेत्र में नियोजित जो मतदाता हैं उनके लिए आप इस तरह से कर सकते हैं वोटिंग। तीसरा हम देखते हैं कि जो लोग इलेक्शन ड्यूटी में इन्वेस्टेड हैं, जो लोग इलेक्शन ड्यूटी संभाल रहे हैं, उनके लिए ये पोस्टल बैलेट सिस्टम, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो या आपका मैनुअल हो, इस तरह से आप वोट कर सकते हैं। और एक जो होता है जो प्रिवेंटिव डिटेंशन, एक लीगल टर्म होती है, जो लोग प्रिवेंटिव डिटेंशन में हैं उनके लिए भी ये जो है पोस्टल बैलेट सिस्टम के थ्रू अपने मताधिकार करने का एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है थ्रू द एक्ट्स एंड द रूल्स। तो जो हम एक मोटा समझते हैं कुछ चीजें जो हम एक तरह से कंक्लूड कर सकते हैं इन दोनों प्रश्नों के उत्तर में, तो प्रवासी भारतीय जो है वो सर्टेनली वो अपना मत दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें फिजिकली अपने निर्वाचन क्षेत्र में रहना पड़ेगा, अपनी पासपोर्ट की अपने पासपोर्ट के साथ उस पर वैलिड वीजा एंडोर्समेंट होना चाहिए। और उसके पहले की प्रोसेस वो जरूर जिस देश में अभी वो रह रहे हैं वहां कर सकते हैं, भारतीय दूतावास की मदद से फॉर्म्स 6 से फिल करके अपने पासपोर्ट और वीजा को वेरीफाई करवा के उसे सेल्फ अटेस्ट करके आपको भेजना रहेगा अपने क्षेत्र के निर्वाचन अधिकारी को, जिसको हम बोलते हैं, मतलब एक्चुअली द करेक्ट टर्म वुड बी इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर। और उसके बाद जो है आपका नाम सूची में दर्ज होगा। अगर नहीं होता है तब भी आपके पास रेमेडी है कि आप उचित समय में इसी चैनल के थ्रू अपने नाम को ऐड करवाने के लिए और प्रयास कर सकते हैं। जो दूसरे प्रश्न का उत्तर है वो यही रहेगा कि सिर्फ ऐसे लोग जो उन स्पेसिफाइड कैटेगरी में फॉल करते हैं, सिर्फ उन्हीं को पोस्टल बैलेट के थ्रू वोट करने का अधिकार होता है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो चाहे वो मैनुअल हो। अब उसका इलेक्ट्रॉनिक मुझे लगता है ज्यादा यूज होता है क्योंकि उसमें समय बचता है। पहले आप देखते होंगे कि मैन्युअली पूरे उतने फॉर्म्स को आपको पोस्ट करना बड़ा कठिन है, तो अब वो उसे क्या करते हैं कि वो उसको इलेक्ट्रॉनिकली उन तक पहुंचाते हैं, फिर वो अपना वोट कास्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिकली, उस वोट कास्ट करने के बाद उसका प्रिंट आउट लेकर और उसे जो है वो डिक्लेरेशन फॉर्म्स के साथ और फिर अपने निर्वाचन क्षेत्र में इलेक्शन रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के पास पहुंचाते हैं। और ये सब प्रोसेस होती है इलेक्शंस जो है आपके जो वोटिंग आपकी जब काउंटिंग शुरू होने वाली होती है, ये सब उसके पहले पहुंच जाना जरूरी होता है। तो आई थिंक दीज आर सम summarized information that I wanted to share. I hope it is helpful. I realized once I got into this, जब मैंने थोड़ा गहराई से इसका अध्ययन किया और मुझे रियलाइज हुआ कि इतने सारे जो हमारे प्रवासी भारतीय हैं वो इस जो है अपने अधिकार से वंचित रह जाते हैं यहाँ ना रहने के कारण। तो आई एम होपिंग कि जो ये इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिट जो होते हैं पोस्टल बैलेट्स, एटलीस्ट वो हम जो है इम्प्लीमेंट करें अपने देश में। और मुझे लगता है अब हम उतने हमारे पास वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। इलेक्शन कमीशन ने बहुत कॉन्फिडेंटली ये कहा था कि अब वो इस तरह की सिचुएशन में है कि अब वो इसे बहुत एफिशिएंटली कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे जो है कंसर्न्स इसके साथ अटैच्ड हैं। तो इस कारण से मुझे लगता है उसको थोड़ा समय लग रहा है इम्प्लीमेंट होने में, बट हम जरूर कुछ अच्छा एक इनिशिएटिव फ्यूचर में देख सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस। आपकी इस बात का जवाब मैं दे देता हूँ। चुनाव सुधारों के लिए बहुत जोरों से प्रयास चल रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन का 2025 से पूरी कोशिश की जाएगी और उसमें ये जो इलेक्ट्रॉनिकली बाहर बैठे हुए लोग हैं वो वोट कर सकेंगे। ये काफी आगे तक प्रोसेस जा चुकी है। बिल्कुल नहीं, आपने बहुत अच्छा एक पॉइंट और लेके आए, क्योंकि हम इलेक्शंस के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो जो अभी पंचोली अंकल ने बताया कि वन नेशन वन इलेक्शन वाला जो एक मुद्दा है, अभी बीच में इस पे काफी डिस्कशन हुए थे
वन नेशन वन इलेक्शन एक्चुअली अकल्पनीय नहीं है, क्योंकि अगर हम जाते हैं जब जो है इंडिपेंडेंस जब हमारी हुई, तो उसके बाद जब इलेक्शंस हुए तो 1967 तक साइमल्टेनियस इलेक्शंस हुए भारत में, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज और जनरल इलेक्शन दोनों साइमल्टेनियसली हुए। लेकिन फिर कुछ जो है जो विधान परिषद जिन्हें हम कहेंगे, उनका विधानसभाएं जो है उनका जल्दी डिसोल्यूशन हो गया, तो उस कारण से वो जो एक सिनर्जी थी वो डिसरप्ट हुई। और उसके बाद आज तक हम देखते हैं कि जो है लोकल इलेक्शंस अलग हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्शंस अलग होते हैं, फिर हमारे जनरल इलेक्शंस अलग रहते हैं। आई थिंक उसके भी प्रोज एंड कॉन्स हैं, बट अगर देखा जाए तो ये अगर पॉसिबल होता है तो दिस विल बी अ ह्यूज रिलीफ, क्योंकि जो एक्सपेंडिचर होता है हमारे यहाँ इलेक्शंस पे, वो हमारे यहाँ जो निर्वाचन है वो किसी त्योहार से कम नहीं है। उसमें उतना ही खर्चा जोर शोर से सब लगे हुए रहते हैं, और उसका एक जो बड़ा एक्सपेंस है वो हर इलेक्शन में जो है कुछ पैसा काफी हद तक पब्लिक से भी जाता है। तो उस इंटेंशन से मुझे लगता है एक सबसे बड़ा जो हम इसका प्रो अगर हम देखेंगे तो वो ये होगा। आपको पता होगा, मुझे लगता है हमें से काफी लोग ऑलरेडी जानते होंगे कि एक बहुत हाई लेवल कमिटी कॉन्स्टिट्यूट हुई थी 2023 में ही, जिसके जो कमिटी के जो हेड हैं, अध्यक्ष हैं, वो हमारे पूर्व राष्ट्रपति आदरणीय श्री रामनाथ कोविंद जी हैं। और उसमें सभी लोगों को समान रूप से रिप्रेजेंटेशन मिले, इसके लिए होम मिनिस्टर भी उसका हिस्सा है। उसके बाद आपके लीडर जो फॉर्मर लीडर ऑफ ऑपोजिशन है वो भी उस टीम का हिस्सा है। तो इस तरह से काफी रिप्रेजेंटेशन है उस हाई लेवल कमिटी में कि दोनों पक्ष जो है उसमें अच्छी तरह से रिफ्लेक्ट हो पाए, अपनी बात रख पाए, प्रोज एंड कॉन्स पे एक अच्छा डिस्कशन हो। और अभी इस कमिटी ने एक्चुअली में इस बात की ओर संकेत दिया कि वन नेशन वन इलेक्शन इज समथिंग जिसको लेके हमें आगे बढ़ना चाहिए। और इनफैक्ट क्योंकि एज अ लॉयर आई ऑल्सो नो कि 2018 में आई थिंक इट वाज 170th लॉ कमीशन रिपोर्ट, जिसमें लॉ कमीशन ने भी ये साइमल्टेनियसली इलेक्शंस करने की बात को आगे रखा था। उन्होंने भी सजेस्ट किया था कि इसे किया जाना चाहिए, क्योंकि 1967 तक हमने ये किया और उसके बाद हम आज तक नहीं कर पाए, बट दिस विल बी अ ग्रेट रिलीफ अगर ये हो पाता है तो आई थिंक वी विल हैव टू वेट एंड वॉच कि क्या व्हाट बिकम्स ऑफ दिस, कि क्या होता है आने वाले समय में। लेकिन कुछ बहुत अच्छे महत्वपूर्ण जो है प्रयास किए जा रहे हैं, एंड आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे प्रयास मीन्स एवरीथिंग, कि उस और कुछ कार्य हो रहा है, वो सफल हो ना हो वो तो बात की बात है, लेकिन उस पर चर्चा होनी ही मुझे लगता है बहुत जरूरी है। हम एक कदम आगे बढ़ते हैं जब हम उस पर चर्चा करते हैं, जब वो जनता के ध्यान में आता है कि ऐसा भी कुछ विषय है और वो अपनी बात रख पाते हैं। सो आई थिंक दिस इज द बिट फ्रॉम माय एंड एंड so Drishti, काफी what I could understand from you is that for भारतीय जो अपने घरों के बीच में नहीं रहते, बाहर रहते हैं, उनके लिए कोई पॉसिबिलिटी नहीं है आज की डेट में कि वो वोटिंग कर सके। उन्हें अपने क्षेत्र में वापस जाना ही पड़ेगा वोट देने के लिए। फिर तो बहुत बड़ा परसेंटेज ऑफ लोग हैं जो वोटिंग के अपने राइट्स को एक्सरसाइज ही नहीं कर सकते। और जो एनआरआईज है उनको भी पहले रजिस्टर करना है, उसके बाद भारत आकर ही वो वोट दे सकते हैं। जब हम इतना डिजिटली आगे चले गए तो ये जो लोग हैं जो अपने अपने क्षेत्र से, बेशक वो देश के बाहर है या देश के अंदर है, इनको वोटिंग राइट्स देने में दिक्कत क्या है? व्हाट इज द हर्डल्स फॉर दिस? आई डोंट थिंक सो कि बात दिक्कत की है। मुझे नहीं लगता कि किसी को भी इस बात से परेशानी होगी कि जो लोग अपने निर्वाचन क्षेत्र में नहीं है किंतु भारत में है, या फिर जो भारत से बाहर है, वो अपना वोट डाल पाए, इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। बट क्योंकि जो है हमें कहा जाता है मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसी, राइट? तो क्योंकि हम बहुत सारे लोग हैं, वी आर द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, तो एक जो हम जब व्हेन वी लुक एट द फिगर्स, थोड़ा
समय लगता है चीजों को सुचारू रूप से ला पाया जाए इस और काम करने के लिए। तो जैसे मैंने कहा कि हम इस बात में चर्चा कर रहे हैं, इसका मतलब है कि कुछ प्रोग्रेस जरूर है, कि हमें पता चल रहा है कि क्या सिचुएशन है और क्या नहीं। और जैसे मैंने आपको बताया कि जो इलेक्शन कमीशन है उसका भी ये ओपिनियन है कि अब वो इस समय इतने डिजिटली इक्विप्ड हैं कि वो इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम के थ्रू प्रवासी भारतीय जो है एनआरआई जो लोग हैं उनको वोटिंग करने का अधिकार दे सकते हैं। लेकिन इसके लिए पहले हमें अपने लॉज में अमेंडमेंट लाना पड़ेगा। जो सबसे बड़ा हर्डल मैं देखती हूँ दैट इज कि आपको जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है या फिर जिसको हम लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम बोलते हैं हिंदी में, उसके कुछ सेक्शंस आपको अमेंड करने पड़ेंगे। सेक्शन अमेंड होने के बाद आपको जो है रूल्स में भी अमेंडमेंट लाना पड़ेगा। तो ये एक बहुत लंबी प्रक्रिया होती है, आप समझते हैं, तो उसमें समय लगता है। और अगर ऐसा कुछ आपको मतलब कुछ इस तरह से इतना रिवॉल्यूशनरी कोई स्टेप लेना हो तो उसके लिए काफी पीछे आपको काम भी करना पड़ता है। उतनी कमिटीज बैठती हैं, उस पर डिस्कशन होता है, एंड देयर आफ्टर दैट बिकम्स अ लॉ। तो आप जैसे आपको पता होगा पहले सिर्फ पोस्टल बैलेट सिस्टम था, इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम का कोई जिक्र नहीं था ओरिजिनली एक्ट में। लेकिन 2016 में ये अमेंडमेंट आया कि ये जो समय लगता है पोस्टल बैलेट भेजने में फिजिकली और फिर वापस आने में, वो समय को हम कैसे कम कर सकते हैं। तो वो उन्हें रियलाइज हुआ कि इलेक्ट्रॉनिक तरीके से हो सकता है। तो जैसे 2016 में अमेंडमेंट आया, मुझे लगता है कि आई एम श्योर हम आने वाले समय में जरूर प्रवासी भारतीयों के मताधिकार को बल देने के लिए ऐसा कोई अमेंडमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। देखिए 1967 का जो आपने बोला था, असल में 1967 से ये दल बदल की शुरुआत हुई, सरकारें गिरने लगी, ये हुआ, तभी से ये जो है विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव सब अलग अलग होने लगे। पहले कोई दल बदल वाला हिसाब नहीं था। तो ये जो करप्शन आया है और जो डिटेरियोरेशन हुआ है हमारी पॉलिटिक्स का, वो 1967 से शुरू हुआ है। बिल्कुल आपने, हाँ जी दृष्टि, मेरा बड़ा सिंपल क्वेश्चन है कि जैसे हमारी यहाँ पर एम्बेसीज होती हैं, मैं खुद देश से बाहर रहता हूँ, मैंने कई बार एम्बेसी वालों को बोला है कि अगर आपके पास वोटिंग का मशीन हो, यहाँ पर आपके पास हमारी सारी डिटेल्स हैं, हम कहाँ से आते हैं, हमारे पासपोर्ट्स हैं, वीजाज हैं, एवरीथिंग यू हैव, अगर हम यहाँ पर बैठकर वोटिंग मशीन के ऊपर ही जैसे भारत में होती है वैसे यहाँ पर भी कर सकते हैं, बिकॉज हमने अभी भी अपनी भारत की नागरिकता को छोड़ा नहीं है। वी आर स्टिल हैविंग इंडियन पासपोर्ट, जो कि बहुत जल्दी भारत का पासपोर्ट बनने वाला है। तो जब हम भारतीय हैं तो हम यहाँ पर एम्बेसीज के अंदर जाकर वोटिंग क्यों नहीं कर सकते? आई थिंक ये भी जो सजेशन है काफी इनोवेटिव और गौर करने लायक है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो ये निर्वाचन का जो हमारा सेटअप है वो एक लॉ से बंधा हुआ है। तो जब तक आप उस लॉ में चेंज नहीं लेकर आते तब तक ये सजेशंस ही रहेंगे। तो मुझे लगता है कि एक जो प्रवासी भारतीय जो है हमारे, ये ओनस उन पर भी है कि वो अपनी जो विचार हैं वो जो है और दृढ़ता से सरकार के सामने रखें, ताकि वो अपने मताधिकार का उपयोग जल्द कर पाए। करेंगे तो सही, ये तो होगा ही। और इन एनी we'll see this happening in the coming years, बट कितना जल्दी होता है इसका ओनस उन पर भी है कि जितनी दृढ़ता से वो अपनी बात रख पाएंगे, जितना इस पर वो अपने विचारों को जो है सशक्त तरीके से रख पाएंगे, उतनी जल्दी हम इसे देखेंगे। देखिए मोदी जी के बारे में तो ये फेमस है कि वो जो सोच लेते हैं वो करते हैं। उन्होंने ठान लिया है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन मुझे करवाना है, तो वो तो होना ही है। हो सकता है 25 नहीं 2026 में लागू हो, पर जरूर लागू होगा। ये सुमित जी को मैं आश्वस्त करता हूं कि अगली बार जब भी चुनाव होगा आप अपना वोट डाल सकेंगे। सर मैं क्यों बोल रहा हूं कि हमें अपने वोटिंग राइट्स जहां पर बैठे हैं वहां पर देने की जरूरत है। अब होता क्या है,
मेरे सारे क्षेत्र में वहाँ पे जो एरिया है उनको सबको मालूम है कि ये एनआरआई है, ये भारत में नहीं रहता। तो एवरी टाइम मेरे पेरेंट्स बोलते हैं कि भाई वो पर्ची दो, हमने अपने बेटे की वोट चेक करनी होती है, तो बोलते हैं वो तो वोट डाल गया। वो कहते हैं कैसे डाल गया, वो तो देश से बाहर रहता है। दैट मीन्स किसी को पता है कि ये लोग यहाँ पर नहीं रहते, उनके हमारे नाम पर कोई ना कोई और जाकर वोट डाल रहा है। दैट मीन्स ये भी एक प्रॉब्लम है कि कोई भी उसको मिसयूज अपने फेवर में या अगेंस्ट कर सकता है। तो ये भी एक प्लग है, जो ये भी जो होल है हमारे इलेक्शंस के अंदर, वो भी प्लग हो जाएगा अगर ये चीज़ हो जाती है। चलिए अभी आज जो है मुद्दा था हमारा कि क्या वोटिंग हो सकती है। द प्रॉब्लम इज़ कि जो गवर्नमेंट के लोग हैं, जो एक हाई पोज़ीशंस के ऊपर हैं या कहीं इम्पोर्टेंट पोज़ीशंस के ऊपर हैं, इमरजेंसी के ऊपर हैं, वो नहीं आ सकते। उनको तो राइट है, लेकिन जो आम भारतीय है, वो वोटिंग राइट्स उनके पास अभी नहीं है। तो दोस्तों, ये थोड़ा-सा दुखद वीडियो है। मुझे था कि कोई ना कोई प्रोसीजर दृष्टि जी लेकर आएँगी कि आप वोटिंग कर सकते हैं, और लेकिन अभी तो इसी से सहन करना पड़ेगा। इस बार 405 जैसे इन्होंने बोला कि कुछ प्रोविजंस को चेंज करना पड़ेगा, उसी के लिए तो मोदी जी बार-बार बोल रहे हैं 400 पार, क्योंकि उनको कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करना है। तो ये सारे काम करने के लिए 400 पार चाहिए ही चाहिए। देखते हैं कि अगली बार जो वोटिंग होगी, हमें उसको वोटिंग देने का अधिकार मिलेगा। यहाँ पर एम्बेसीज़ के अंदर बैठकर हम जाकर अपना बटन दबाएँगे और मोदी जी को अगली बार 500 पार कराएँगे। ऋषि जी, थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया। इवन दो इट वाज़ नॉट वेरी गुड टू हियर कि अभी हमारे पास राइट्स नहीं है, ना एनआरआईज़ के पास और ना ही भारत में जो अपने क्षेत्र में नहीं रहते। बट स्टिल आपने बहुत अच्छी तरह से रिसर्च करके हमें बताया, और जो-जो आपने मुझे वेबसाइट्स बताई थी, वो वेबसाइट्स के सारे लिंक्स आप मुझे भेज देना, ताकि आई कैन शेयर बिल्कुल, विद पीपल, ताकि वो अपने आप को ज़रूर, रजिस्टर कर सकें और उनके लिए भी थोड़ा आसान हो जाएगा। जितनी वोटें भी बिल्कुल, लोग कर सकते हैं, उतनी तो करें। सर, बिल्कुल। हाँ, मैं अपने व्यूअर से पूछना चाहूंगा कि अगली बार आप दृष्टि जी से किस सब्जेक्ट पे डिस्कस करना चाहते हैं। इसको हम छोड़ने वाले नहीं हैं। वो तो सर अ, रिक्वेस्ट बहुत आएँगी। मैं तो बस आप जिस ये सब्जेक्ट बोलना चाहती पे, हाँ बोलिए बेटा। बोलिए, बोलिए। जी, जी, आप प्लीज़ आप पहले बताइए, फिर मैं हाँ, बोलूँगी। मैं ये, हम इसको छोड़ने वाले नहीं है, ये भारत का भविष्य है। और मैं तो चाहता हूँ कि ये आईएफएस बने, ताकि विदेशों में एक एस जयशंकर जैसा कोई ब्रिलियंट हमको एक और चेहरा मिले। मुझे और लगता मैं भी है, चाहता हूँ मैं भी चाहता हूँ मुझ कि में सिक्स सेंस है, मुझ में ये सिक्स सेंस है। ये सुमित जी को मालूम है, मैं जो कहता हूँ वो हो जाता है। चलिए हम ये भी मेरे एक सारे व्यूवर मानते हैं कि मैं जो कहता हूँ वो हो जाता है। नहीं, मैं भी आशीर्वाद देता हूँ कि आप आईएफएस बने और सबसे पहली पोस्टिंग चाइना में ही हो। धमाकेदार शुरुआत। और खैर मैं भी मैं वोटिंग बस करने के एक लिए हाँ मैं बेटा भी वोटिंग बोलिए। करने के लिए आप ही की एम्बेसी में जाऊँ। वाह! थैंक यू सो मच। ये इतना आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, मैं तो इसी में आई कंसिडर दिस माय सक्सेस। लेकिन मैं एक बस करेक्शन करना चाहूँगी, ऐसा नहीं है कि आपको अधिकार नहीं है, अधिकार आपको पूरा है। किसी भी भारतीय जो भी नागरिक हैं, सबका उतना ही अधिकार है। बस उसको एक्सरसाइज करने का एक जो क्या बोलेंगे कन्वीनियंस है, वो कम या ज़्यादा है। प्रक्रिया है वो थोड़ी जटिल है। एग्जैक्टली और जटिल इन द सेंस कि आपको सिर्फ एक ट्रैवल प्लान करना पड़ेगा इलेक्शंस के समय अपना वोट डालने के लिए। तो एक वो एक थोड़ी लिमिटेशन जरूर है, लेकिन आपको पूरा अधिकार है, बस मैं ये क्लैरिफाई करना चाहूंगी। चलो मैं दर्शन जी ये का एक कहना लास्ट क्वेश्चन। चाहूंगा, अब अगर आप वोट नहीं डालते हैं तो फिर बाद में मोदी जी को गाली देने का किसी को अधिकार नहीं है, क्योंकि आएंगे तो वही है। गाली मत दीजिएगा, आप अपना आके भारत आके अपने वोट का जो मताधिकार है उसका प्रयोग करें। सुमित जी आप भी निकल आओ जल्दी। दृष्टि जी एक चीज आप बताइए, जैसे स्टूडेंट्स हैं, उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो अपने क्षेत्र को छोड़कर जहाँ पर यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी कोई प्रोसीजर नहीं है? जी नहीं, अनफॉर्चुनेटली जो मैंने जो आपको एक प्रक्रिया बताई, करंटली सिर्फ यही जो है एग्जिस्टेंस में है, जिसके थ्रू कोई प्रवासी भारतीय जो है वोट डाल सकते हैं।
बट मैं समझती हूँ ये, क्योंकि मैंने आपसे कहा शुरू में भी कि जब मैंने इसको पढ़ना शुरू किया तो मुझे थोड़ा लगा कि थोड़ा डिसएडवांटेजेस है। अब हम ऐसी एक वी आर इन अ टाइम वेयर यू नो इट शुड नॉट बी लाइक दिस आइडियली, क्योंकि हमारे पास वैसा टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, सभी चीजें हैं, लिटरेसी है उस चीज को लेकर। तो मुझे लगता है कि जरूर इस पर कुछ होना चाहिए। ये मेरा भी मत है कि एटलीस्ट जो ईटीबीपीएस सिस्टम है वो जो है प्रवासी भारतीयों तक एक्सटेंड किया जाना चाहिए। आई थिंक शॉर्टकमिंग यही हो सकती है एक, जो अगर किसी के ध्यान में आए कि क्या परेशानी हो सकती है, तो आप जानते हैं कि हमारे यहाँ चुनाव कितने कंटेंशियस होते हैं। बहुत एक जैसे घमासान युद्ध की तरह ही होते हैं, वैचारिक युद्ध होता है वो, ऑल्दो कभी थोड़ा धक्का लात मुक्की भी हो जाती है। तो कोई इस प्रोसेस को गलत तरह से इस्तेमाल ना करे। एक यही एक जो है मुझे लगता है सबसे पोटेंट जो है डिफिकल्टी शायद ध्यान में आ सकती है। तो अगर इस कुछ एक तरीका अगर आ सके जिसके थ्रू हम ऐसी कोई अनफेयर प्रैक्टिस को कंट्रोल कर पाए, तो मुझे नहीं लगता कि ज्यादा समय लगना चाहिए टू ब्रिंग दिस चेंज। अंडरस्टूड इस अंडरस्टूड। मामले में मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा। थोड़ी पॉलिटिकल बात है और मैं नहीं चाहता हूँ उस बच्ची को पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व किया जाए, पर चूंकि जो हो रहा है ये भारत में, वो बता रहा हूँ। जो मुस्लिम कम्युनिटी है, वो जितने मुस्लिम बाहर काम करते हैं, कोई बॉम्बे में है, कोई कहाँ है, कोई कहाँ है, वो अपने संस्थाओं के माध्यम से उनको पैसा देते हैं, उनके टिकट के पैसे देते हैं, आने जाने का पूरा खर्चा, खाना पीना सारा देते हैं, और वोटिंग वाले दिन उनको वहां वो प्रेजेंट रहे या श्योर करते हैं। तो हमारे यहाँ भी जो बाकी संस्थाएं हैं वो इस तरह कर सकती हैं कि जो विद्यार्थी हैं, जो जिनके पास मताधिकार है, उनको इस तरह से सुविधाएं प्रोवाइड करें तो बहुत अच्छा है। मुस्लिम कम्युनिटी करती है तो बाकी कम्युनिटी क्यों नहीं कर सकती? आई थिंक जो पंचोली अंकल ने कहा, मे बी नॉट इन द एग्जैक्ट सेम वर्ड्स, बट एक जो मेरा इसमें ओपिनियन है वो ये है कि हमें सब चीजों के लिए गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है। ये हमारा नेचर नहीं है, राइट? भारत का ही नेचर नहीं है। हम जो है एक स्वदेशी समाज है, तो स्वदेशी समाज जो है वो ज्यादातर चीजों के लिए खुद पर ही आधारित होता है। तो उस लाइन में भी अगर हम सोचें तो मुझे लगता है कि एक मास मूवमेंट हो सकता है कि आप अपना इंडिया ट्रैवल या भारत ट्रैवल ऐसे समय में प्लान करें जब इलेक्शंस इम्पेंडिंग हो। एक थोड़ा पर्सनल लेवल पर भी पहल हम कर सकते हैं कि क्योंकि वो हर 5 साल में एक बार होता है, तो आई थिंक इतना एक परेशानी नहीं होनी चाहिए। हम इसको एडवांस में प्लान करके, और हमारा जो भारत एक विजिट है वो हम उस समय प्लान कर सकते हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ एनालाइज़ की नहीं है। भारत के अंदर जैसे ही उनको टिकट सस्ती मिलेगी, बेशक वो इलेक्शन का टाइम होगा, गर्मियों की छुट्टियाँ हैं, लोग भाग जाएँगे अपने घरों से। मुसलमान नहीं भागते, लेकिन हिंदुओं ने जैसे ही सस्ती टिकट मिलनी है, भाग जाएँगे। वो कहते हैं कोई बात नहीं यार, अगले 5 साल के बाद दे देंगे वोट, ये कौन-सा भागे जा रहे हैं। तो यही प्रॉब्लम है जिसके ऊपर हमें भी डर लगता है, तभी आज का वीडियो बनाया था। एनीवेज़ ऋषि जी, बहुत अच्छा लगा आज। आपने कोई बहुत अच्छी न्यूज़ तो दी नहीं है, लेकिन होपफुली अगली बार बात करेंगे तो अच्छी न्यूज़ इसके ऊपर भी आएगी। और अगली बार दोबारा से एक बहुत अच्छे मुद्दे को लेकर वी विल टॉक टू यू। तब तक के लिए जय श्री राम। जय श्री राम। थैंक यू सो मच। होपफुली अगले सेशन में अगर वो होता है तो कुछ अच्छी बात मुझे आपके सामने रखने का मौका मिलेगा। लेट्स सी। थैंक यू सो मच। इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। इट इज़ जस्ट जो प्रोसीजर है। आपने बिल्कुल क्लियरली बताया, ताकि अगर किसी को कोई होप भी था कि कैसे कर सकते हैं, या कोई आना भी चाहता है, एट लीस्ट कर तो सकते हैं ना। फॉल्स होप में नहीं रहेगा कोई भी। या थैंक यू। जय श्री राम, जय भारत। जय श्री राम, जय भारत। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video.
Thanks for watching.